अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद हैं। वहां से वो कतर और तुर्की भी जाएंगे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। ये जो दोनों शख्सियात हैं, ये अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। क्या इन मुज़ाकरात की अब हम तवक्को रख सकते हैं कि वापसी होगी इस्लामाबाद? कब तक वापसी होगी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ ये जो सफारती कामयाबियां हैं, क्या ये मौशी कामयाबियों में भी तब्दील होंगी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लोड शेडिंग की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान भर से, कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू करें। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं अब वो खुल के सामने आ रहे हैं, ये मामला किस तरफ जा रहा है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सफारतकारी की, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की। और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जनाब उज़ैफ़ा रहमान साहब। उज़ैफ़ा साहब, आपका बहुत बढ़िया। सीनियर सहाफ़ी शिफा यूसुफ़ज़ई साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है। शिफा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उज़ैफ़ा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त सऊदी अरब में है, फील्ड मार्शल तेहरान में है, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया था काज़मी साहब, आपने इस मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दिया अपनी स्क्रीन पर। पहली गुजारिश तो यह है कि आपने देखा कि जिस तरीके की सूरत हाल मिडल ईस्ट में मौजूद थी और वो दरअसल आलमी अमन को उससे जो है वो खतरा लाहक हो गया था, और सिर्फ ईरान, इसराइल या अमेरिका या गल्फ कंट्रीज उससे मुतासर नहीं हो रहे थे, बल्कि पूरा ग्लोबल पीस उससे जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया था। तो उस हवाले से तीन जो है बुनियादी मरहले थे। पहला मरहला ये था कि हम सीज फायर कराएं दो ममालिक के दरमियान जो अपनी अपनी पीक पर बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कराया। उसके बाद था कि हम उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कायल कर सके, वो भी हुआ। और फिर हमने तीसरा मरहला बराह रास्त उनकी बातचीत भी शुरू कराई। लेकिन जाहिर है एक तकरीबन 40 ईयर से ज्यादा का एक डिस्प्यूट है, और उसके अंदर जाहिर है दो कौमें अपनी अपनी इंतहा पर बैठी हुई थी, और उनके सियासतदान भी जाहिर है पिछले 50 सालों में एक ही तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं। तो एक नशिस्त पे मुमकिन नहीं था कि कोई हतमी मुआहिदा हो जाता, लेकिन बहुत अच्छी नशिस्त इस्लामाबाद में हुई और बड़े अच्छे माहौल में। उसके बाद दोनों अमेरिका के भी जो नायब सदर थे अपनी टीम के साथ वापस चले गए, ईरान के भी जो वजीर खारजा और उनके स्पीकर थे वो भी वापस चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अपनी कोशिश जो है वो छोड़ी नहीं, और वजीर आजम साहब भी लगे रहे, जो शरीफ फैमिली का एक जाती असर रसूख है उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया। एक लंबे अरसे से ज़ाहिर है सियासत कर रहे हैं, तो आले सऊद के साथ, तैयब एर्दोगान जो तुर्किश प्रेसिडेंट है उनके साथ, और उसके अलावा भी इवन की कतर की थानी फैमिली और फील्ड मार्शल साहब ने भी बड़ा जो है इसमें कलीदी किरदार अदा किया। और उसके नतीजे में आपने देखा कि अब हमारे इन दोनों जो, अगर आप दिफाई लिहाज से बात करें तो जो दिफा को देखते हैं उसके भी हमारे यानी जो टॉप लीडरशिप है वो ईरान में मौजूद है, और वजीर आजम साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं। ज़ाहिर है सऊदी अरब एक अहम मुल्क है, हमारा बिरादर मुल्क भी है, और जो भी सूरत हाल डेवलप हो रही है उस पर हमने एतमाद भी लेना होता है। तो इस हवाले से हमें तो यही तवक्को है कि दोबारा मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड है उसका आगाज होगा, और इंशाअल्लाह ताला जो चीजें रह गई थी, 2 या 3 पॉइंट्स दोनों तरफ के फरीकैन ने उसका चूंकि इजहार कर दिया। अगर उन्हें इजहार ना किया होता तो हम बीइंग मेजबान कभी अपने दो मेहमानों की कोई सीक्रेट बात आपको ना बताते, चूंकि जो बुनियादी और अखलाकी असूलों के भी खिलाफ है। लेकिन चूंकि दोनों ने कहा है कि मेजर पॉइंट्स पे हम एग्री हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जिसपे डिसएग्रीमेंट है, वो इंशाअल्लाह ताला दूसरी नशिस्त में वो भी हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वो खत्म हो। और अच्छा सर, ये जो दूसरी नशिस्त है ये इस्लामाबाद में ही होगी? डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि ऐन मुमकिन है कि वो भी आ सकते हैं। देखें अतर काज़मी साहब, इसमें पाकिस्तान फरीक नहीं है, पाकिस्तान तो होस्ट कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान को ही दोबारा ये इज्जत बख्शी जाए, हमारे दोनों जो मेहमान हैं वो पाकिस्तानी तशरीफ लाएं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस्लामाबाद ने होस्ट किया और जिस तरीके से एक्ट किया, तो मेरे ख्याल से दोनों ममालिक की तरजीह होगी कि इस्लामाबाद में उसी माहौल में जो है वो बातचीत दोबारा हो। और उस हवाले से बिल्कुल अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर सूरत हाल कंक्लूजन की तरफ जाती है और मुआहदे की साइनिंग सेरेमनी में तशरीफ लाते हैं, और जिस तरीके से खबरें चल रही हैं जो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, खासतौर पर अमेरिकन मीडिया, तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब पूरी अपनी तवानाई खर्च कर रहे हैं कि मशरिकी वस्ता के अंदर तो जो सीज फायर है ये परमानेंट हो जाए, या कम से कम एक्सटेंड हो जाए जब तक कोई एग्रीमेंट आपस में तय नहीं होता, और दोनों फरीकैन किसी हतमी नुक्ते पर पहुंच जाएं ताकि मशरिकी वस्ता के अंदर एक दायमी अमन कायम हो जाए। ठीक है।
चलें, मैं जरा शिफा को भी शामिल करूं। शिफा, आपने देखा कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो सबको नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात भी हुए और फिर जब मुज़ाकरात के अंदर डील नहीं हुई तो इस तरह का तासुर भी था कि शायद चीजें आगे ना बढ़ सकें। लेकिन अब जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत सऊदी अरब में भी मौजूद है, ईरान में भी मौजूद है, लगता है कि वाज़ेह तौर पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। आप कैसे देखती हैं सारे सिनारियों को? जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अतर साहब। हुज़ैफा रहमान साहब को भी बहुत सलाम मेरी तरफ से। आगे बिल्कुल बढ़ रही हैं और ये चीजें, वही बात है कि ये एक दिन का कोई प्रोसेस नहीं होता, इसमें सालों भी लग जाते हैं, दिहाइयां लग जाती हैं। जितनी पुरानी इनकी राइवलरी है और जिस तरह से ईरान अमेरिका के या इसराइल के सामने डट के खड़ा हुआ है। खित्ते में अगर हम इसराइल की बात करें तो देखें, ईरान के अलावा अरब ममालिक में कोई ऐसी रिजेक्शनिस्ट स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती जिस तरह से कि ईरान करता है। इराक था, वो न्यूट्रलाइज हो गया। इसी तरह सोमालिया थे, उन्होंने सूडान था, सूडान ने अकॉर्ड साइन कर लिया। इसी तरह बहुत सारी जो थी वो तब्दीलियां हुई उस खित्ते में, अरब ममालिक में, जिसमें कि ईरान वहीं का वहीं है जहां पर ईरान था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखें कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में आज ही की ताजा तरीन जो अपडेट है वो ये भी है कि ट्रंप अपने ही बंदे को पड़ गया है। ट्रंप जो है वो जेडी वैंस के ऊपर उसने तनकीद कर दी है और उसने कहा है कि मैंने तो इसको कहा ही नहीं था कि ये 20 साल वाली जो ऑफर देके आया है वहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट वाली, वो ये देकर आया, पता नहीं किससे पूछ के देके आए। तो इस किस्म की चीजें भी आप ट्रंप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईरानियों का बड़ा ही एक सोबर, बड़ा ही कंपोज्ड मौकफ है इस सारी चीज के ऊपर। आपको याद होगा पाकिस्तान से जब उन्होंने एग्जिट किया तो अब्बास अडक्ची साहब की किस किस्म की ट्वीट आई थी। उन्होंने उस वक्त भी बताया था कि ये बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे चले गए थे और हम तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे चीजें अच्छी तरफ जाने के लिए, लेकिन फिर इन्होंने अपनी तब्दीली थोड़ी सी हमें शो की और वो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे। तो वही चीज आज हमने उसका हकीकी मुजाहिरा जो है वो ट्रंप के हवाले से भी देख लिया कि वो अपने ही जेडी वैंस को कह रहा है, मतलब जिसके हवाले से सवाल ही नहीं पैदा होता कि जेडी वैंस ट्रंप के अप्रूवल के बगैर जाके ईरान को किसी भी किस्म की ऑफर दे दे। तो अगर ट्रंप ने पहले जेडी वैंस को ये कहा है कि हाँ भाई तुम 20 साल का, उनको कह दो कि 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट या अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काम उस पर नहीं करेंगे, तो अब वो कह रहा है कि वो इसने पता नहीं किससे पूछ के कह दिया उनको कि 20 साल का। तो यहाँ पर बहुत सारी अभी आखिरी हद तक अच्छा, आपको शिफा ये नहीं लगता, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि ट्रंप साहब अपना मौकिफ भी बदलते रहते हैं और यकीनन फिर ये मुश्किल हो जाता है सफारतकारों के लिए भी, जो दीगर इसमें फ्रीकैन है या सालिस हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान ने चीजों को टैकल किया है, तो मेरे ख्याल में ट्रंप साहब को भी टैकल किया, उनके जो इस तरह के मूड स्विंग्स हैं या जिस तरह के बयानात बदलते रहते हैं उसको भी टैकल किया, और फिर सऊदी अरब का भी एतमाद हासिल है, फिर चाइना का भी एतमाद हासिल है, ईरान में हमारी क़यादत मौजूद है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की सफारतकारी को। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की सफारतकारी को क्रेडिट जाता है। हमारे जो मुल्क की जो एक स्मार्ट डिप्लोमेसी थी उसका अमली मुजाहिरा आपको यहाँ पर नजर आया है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन वही बात है कि ट्रंप एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ अपने लिए सोचता है और सिर्फ अपने लिए करता है। आप उससे ये तवक्को बिल्कुल भी ना रखें कि पाकिस्तान की सफारतकारी पे अगर बाकी लोगों को एतमाद है तो ट्रंप भी पाकिस्तान का कुछ भरम रखेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी मौके पर किसी भी चीज के ऊपर ट्रंप को ऐसा लगा कि भाई ये मुझे फायदा नहीं पहुंचा रही, तो वो मतलब वो सोचेगा ही नहीं कि उसने किसी के लिए क्या काम करना है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका में मिड टर्म्स भी आने वाले हैं। मिड टर्म्स की भी ट्रंप को बड़ी टेंशन पड़ी हुई है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उसके अपने लोगों में बड़ी हद तक गिरी है। अपने वो लोग जो उसको सपोर्ट करते थे आज वो ये पूछ रहे हैं भाई ये क्या कर रहा है। तो इसी अच्छा, और दूसरी चीज ये, आप ईरान के हवाले से लोग अक्सर, ये मैं पढ़ रही हूँ, मुख्तलिफ ट्वीट्स भी पढ़ रही हूँ, आर्टिकल्स भी पढ़ रही हूँ, ईरान के पास जो बेस्ट पॉइंट ऑफ लेवरेज था या बेस्ट लेवरेज था अमेरिका के ऊपर, वो था हुर्मुज। किसी भी तौर पर ईरान हुर्मुज से पीछे नहीं हटेगा। दैट इज द ओनली लेवरेज दैट ईरान हैज। और आप ये भी ध्यान में रखें कि दुनिया में उस वक्त तक चूं भी नहीं हुई जब तक उसकी बच्चियां मरती रही स्कूलों में। दुनिया को एहसास सिर्फ तब हुआ जब दुनिया की अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से दुनिया को दो चार होना पड़ा, जो कि हुर्मुज की वजह से था, हुर्मुज के ब्लॉकेट की वजह से था। तो हुर्मुज, ईरान से ये तवक्को करना कि ईरान हुर्मुज के लिए किसी और को भी ले आएगा, कि आप भी हमारे साथ उसको मैनेज कर लें, सऊदी अरब आ जाएगा, यूएई आ जाएगा, नथिंग डूइंग। ईरान हुर्मुज को गिव अप नहीं करेगा। ईरान के पास बेस्ट लेवरेज अमेरिका या पूरी दुनिया के ऊपर हुर्मुज है, और अगर वो करेगा तो बेवकूफी करेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी एक डेडलॉक हो सकता है कि हो। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा साहब, क्या इस हफ्ते कोई इम्कान है कि इस्लामाबाद में दोनों जो फ्रीकैन हैं वो वापस आ सकते हैं या अगले हफ्ते वापस आएंगे? कोई ऐसी इत्तला आपके पास? ये देखें, अभी कोई हतमी इत्तला तो नहीं है। पहले तो मैं शिफा यूसुफजई साहिबा के लिए वालेकुम सलाम।
और दूसरा ने बड़ा अच्छा एनालिसिस पेश किया है, बड़ा वेल कंपोज्ड और वेल आर्टिकुलेटेड। लेकिन मैं सिर्फ कुछ गुजारिशात करूंगा, ज़ाहिर मेरी हदूद कयूद हैं, वो ओपनली इस पे कमेंट कर सकती हैं चूंकि हम ज़ाहिर इसका हिस्सा हैं एज अ मेज़बान। लेकिन इतना ज़रूर कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के बिल्कुल उन्होंने जो मख्फी और पोशीदा पहलू आपके सामने उजागर किए, बिल्कुल दुरुस्त 100% ऐसे ही है। उन पर जितनी किताबें लिखी गई, जितने उनके ऊपर रिसर्च मकाले छपे, सब यही कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके लिहाज से एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और ज़ाहिर है वो फिर डील बेहतर बनाते हैं और ये देखते हैं कि मुझे कहाँ फायदा कहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन इस मामले के अंदर अल्लाह का फजल है कि जंग रुकना और ट्रंप जिस तरीके से मिड टर्म इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, और जाहिर है हाउस ऑफ सेनेट के बाद अगर ऐवान राय नुमाइंदगान के अंदर उनकी मेजोरिटी नहीं रहती रिपब्लिकन्स की, तो जाहिर ट्रंप के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। तो इस हवाले से ट्रंप के लिए जंग बंदी होना या बेहतर डील निकल आना उनके सियासी फायदे में भी है, और जाहिर है एक उनकी लेगेसी जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था, मैं पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए आया हूं, और इस सूरत हाल में ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी जंगबंदी और अमन की साइड पर खड़े हुए हैं। तो इस हवाले से जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो ओपिनियन है, मेरी राय है कि वो हमारी हक में ही रहेगी और इसीलिए जाहिर है हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आपने हरमस के हवाले से उस पर भी मैं जो है कोई ना कोई कमेंट करता, लेकिन चूंकि हम जाहिर है इसका हिस्सा हैं इस मुज़ाकराती अमल का। लेकिन ये जरूर है कि आपने हरमस एक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ओपन वाटर्स हैं, और अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो मेरे ख्याल से कोई फरीक भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई एक फरीक जो है अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा दे। उसी तरीके से एक आबी रास्ता है जो बाकी ममालिक में से भी गुजरता है, यहाँ से भी गुजरेगा। लेकिन वो ज़ाहिर अगर जंग बंदी नहीं होती है, जंग रहती है, उसमें से फिर ज़ाहिर डिस्प्यूट की सूरत हाल पैदा होती है। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि हुज़ैफा साहब एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो सफारती कामयाबी है इसके नतीजे में क्या हमें मौशी कामयाबी भी मिलेगी, और उसके साथ साथ के इंसाफ में इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा भी हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नईम हैदर पंजोथा ने भी हमें ज्वाइन किया। पंजोथा साहब, हम जरा पाकिस्तान के जो इस वक्त सारे सफारती महाज के ऊपर कामयाबियां हैं उस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि आपकी जमात के अंदर काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हो रहे हैं और इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं। खान साहब की बहनें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जिस तरीके से आप लोगों की एहतजाज की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर तनकीद हो रही है, तो ये क्या इख्तलाफात आप इतने ज़्यादा सीरियस हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने मौका दिया। फौल बात यह है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान हो, नौरीन आप हो, युज़मा आप हो, वो बहनें होने की हैसियत से फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि खान साहब तक ना रसाई दी जा रही है, ना उन तक डॉक्टर्स की रसाई है, ना फैमिली की है, ना उन तक जो उनके वकला हैं उनकी रसाई है, और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज वगैरह हैं, वो भी दस्तखत तक नहीं करवाने दिए जा रहे हैं। तो जाहिर बात है बंदा परेशान होता है, और उन्होंने कहा कि आपकी स्ट्रेटजी गलत थी। जिस दिन ये बात की गई थी कि आप जलसा मुलतवी करें, तो आपको साथ ये भी कह देना चाहिए था कि आप इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके डॉक्टर्स के हवाले तक रसाई दें, बहनों की रसाई दें, ताकि उनकी गुफ्तगू हो सके, और दूसरा उनका प्रॉपर कम से कम ट्रीटमेंट ही मांग लेते। इसी तनाजर के अंदर जो सलमान अकरम राय साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि देखें, इमरान खान साहब की सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और हमारे सतह पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उस मौके के ऊपर, क्योंकि मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का और पार्टी का मुत्तफिका फैसला था कि इस मौके के ऊपर हमें कोई सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए कि आप ये करें तो हम जलसा मुलतवी करेंगे। ये डिमांड हमारी खत्म नहीं हुई, उससे पहले भी थी, आज भी है, और जो जिम्मेदारी आयद होती है वो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत या जो इनको लाने वाले तमाम इदारों पर है कि वो तमाम इदारे या हुकूमत चाहिए कि इमरान खान का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है, जब आप दस्तखत ही नहीं किसी को करने का मौका देंगे, खालिद यूसुफ चौधरी ने 2 खत भी लिखे हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी, 2 खत क्या पता नहीं कितने लेटर लिख के कितनी दफा वहां जाके ये बात कर चुके हैं कि कम से कम हर शख्स को यह हक है कि वो अपनी लीगल रेमेडी अवेल कर सके, अपने लीगल राइट्स के लिए कोर्ट रजू कर सके। आप तो कोर्ट जाने के पहले ही आपने अदालतें खत्म कर दी हैं, अब आप जो है वो कोर्ट जाने के ऊपर भी जो है आप जो दरमियान में जो रिक्वायरमेंट है लीगल्स, वो आप पूरी नहीं कर रहे, ताकि
अपील का खत्म हो जाए, ताकि ये अपने लिए रजू ना कर सकें, ताकि अपने लिए इंसाफ ना मांग सकें। ये सब कुछ सवाल तो है उठता है नहीं, पर इख्तलाफ तो है ना। अगर सलमान अकरम राजा साहब भी जो है वो जरा गुस्से में बात कर रहे हैं, अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि भाई आ जाओ, कम से कम अटक तक ही आ जाओ, तो इख्तलाफ कहीं ना कहीं तो है। देखिए ज़ाहिरी बात है, वो चाहती हैं कि इस तरह का प्रेशर बने कि इमरान खान साहब की सेहत के लिए जो सदेबाब है वो किया जाए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई ऐसा अमल दिया जाए ताकि उनकी रिहाई हो सके। और इससे पहले भी 26 नवंबर हो या 4 अक्टूबर हो, इस तरह का अमल दिया गया, और उस वक्त की जो स्टेट है उसने जिस तरह से गोलियां चलाई लोगों के ऊपर, आप सब लोगों ने कवर किया, देखा, तो ये फस्तायत का निजाम कायम है। इस फस्तायत के निजाम के खिलाफ हमारी जदोजहद है। यही इसका नाम तहरीक इंसाफ रखा गया था कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐसी तहरीक चलाएंगे जिसमें इंसाफ जो है पाकिस्तान के अंदर कायम होगा, इंसाफ कायम होगा, मुआशरे ठीक होगी, सरमायाकारी आएगी, अमन आएगा, इज्जत आएगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, महंगाई कंट्रोल होगी, अवाम खुशहाल होगी। चले, मैं जरा उज़ैफर रहमान साहब से भी पूछता हूं, क्योंकि आपकी बातों से तो लग रहा है कि इंसाफ की राह में उनकी हुकूमत आड़े आ जाती है। उज़ैफर साहब इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और ये जो सफारती कामयाबियां हैं, पहले भी बात हो रही थी कि ये मौशी कामयाबियों में कब बदलेंगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता, अगर आप 4 माह की बात करें, जो 4 माह है नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक, उसके दौरान पाकिस्तान ने 112 MOUs साइन किए। अगर आप उनमें से सिर्फ 4 MOUs को उठाएं तो वो टोटल बनते हैं $14 अरब से भी ज्यादा। आज अगेन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्जा देने की बात की है, लेकिन वो जो सरमायाकारी है वो अभी तक मिसिंग है। MOUs 4 महीने में 112, सिर्फ जो 4 MOUs हैं उनकी कीमत जो या उनकी मालियत जो है वो $14 अरब, लेकिन अभी तक यहां पे सरमायाकारी उस तरह आ नहीं रही। तो ये जो तनकीद है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी काजिम साहब, मुझे अपने पेशेंट ऑडियंस देनी है। मैंने पहले पीटीआई वाले मामले का जवाब दूं या ये सरमायाकारी का, ताकि मैं फिर उसी फ्लो में फिर गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अगर आप समझते हैं कि सरमायाकारी आ गई है तो सरमायाकारी का दे दें पहले। जी मैं सरमायाकारी से ही शुरू करता हूं। जी बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये काज़मी साहब, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, पिछले 3-4 महीने में जो जंगी सूरत हाल हुई, उससे ज़ाहिर है हमारे जो ज़खायर थे, रिजर्व्स थे, वो कम भी हुए, कुछ हमने लोन्स वापस किए। उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फर्क की वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल में डिफरेंस भी आ गया। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि सऊदी अरब पाकिस्तान में मेजर सरमायाकारी करने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला अरामको की जो है यहाँ ऑयल रिफाइनरी भी बनेगी। और उसके अलावा ये जितनी भी सऊदी हुक्मरानों ने मेहरबानी फरमाई, पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया, इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की सरमायाकारी से ही सफारतकारी से ही मुमकिन हुआ है कि ये उन्होंने आज ये पैसे पार्क किए। इंशाल्लाह ताला जल्द ये पैसे 5 या 7 अरब डॉलर जो है ये सरमायाकारी में कन्वर्ट होंगे। और अगर आज आपके रिजर्व्स जो है वो 20-21 बिलियन डॉलर को टच कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर है। कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन लामहला जो इकॉनमी आपकी 2023 जून में थी और आज वो सूरत हाल नहीं है। आप 4 अरब डॉलर के डिप को टच कर आज अगर 21 बिलियन डॉलर पर खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो आप कर रहे हैं, अगर खित्ते में अमन कायम हो जाता है और आप ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, वहां से भी पेट्रोलियम मसनूआत आना शुरू हो जाती हैं, गैस पाइपलाइन बहाल हो जाती है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है सरमायाकार एतमाद के साथ अगर सरमायाकारी करेंगे, जो हमने एक रोल प्ले किया, दुनिया के लिए हम एक सेफ हेवन बने, बल्कि एक पीसफुल हेवन बने, तो लामहला जो है उसके नताइज आएंगे। लेकिन जाहिर है आप खुद भी एक बिजनेसमैन फैमिली से हैं, तो आप जानते हैं कि सरमायाकारी जो है बड़े आराम से आती है। और आप मेरी कोई इतनी बड़ी बिजनेसमैन फैमिली नहीं है, लेकिन समझते हैं बिजनेसमैन कोई ना कोई तो होता ही है। जी वो समझते हैं चीजों को। और मैं बता रहा था कि बेसिकली बिजनेसमैन लाइक अ बर्ड, ये बहुत आराम से आता है, जो कि आराम से भी आ रहा है, और आप हु करें तो ये डर कर उड़ जाता है। और माजी में जो कुछ भी हुआ, मैं किसी एक हुकूमत को दोष नहीं दे रहा, हमारी हुकूमत थी, फिर पीटीआई की आई, फिर हमारा पीडीएम रिजीम था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, नैब हो या बाकी चीजें हो। अब मैं तहरीक इंसाफ वाले मामले पर आ जाता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गोशगुजार करना चाहता हूँ अपने भाई नहीं मैं पंजोधा साहब को। एक तो आपने कहा कि कोई इख्तलाफ है, इख्तलाफ बहुत शदीद है, इवन कि इतना शदीद है कि आप जो इनके वजीर आला हैं सुहेल अफरीदी, या बहनों का तो छोड़ दें, अलीमा खान साहिबा और बकिया तो बहनों का शदीद इख्तलाफ मौजूद है। और अगर ये मेरी बात गलत साबित हो जाए, बेशक मुझे सू कर दें। और इनके जो वकील हैं वो मिले हैं बानी तहरीक इंसाफ से, और बानी तहरीक इंसाफ ने पूरी मुलाकात के दौरान अपनी आंख के मुतालिक कोई बात नहीं की, बल्कि ये बताया कि मेरी आंख अब ठीक है। और इवन क्यों नहीं तलकीन की कि मेरी आंख के मुतालिक कोई बात ना करना, लेकिन वो बाहर आए, उन्हें अलीमा खान ने प्रेशराइज किया, उन्होंने फिर आंख पर बात की। और ये बात भी अगर मेरी गलत साबित हो जाए कि बानी तहरीक इंसाफ ने रोका कि मेरी आंख ठीक हो चुकी है,
इस और उन्होंने मुफाहमत की नहीं, बेसिकली पट्टी पढ़ाई, और अच्छी बात है कि ठीक है बातचीत वगैरह करे। और ये जो जलसा भी मनसूख हुआ, ये भी बानी तहरीक इंसाफ की पूरी पूरी आशीर्वाद के बाद हुआ। लेकिन बाहर वाले जो लोग हैं, उनकी सियासत, उनके ट्विटर हैंडल्स, उनका नैरेटिव इसी बात से जुड़ा है कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खास कि बानी तहरीक इंसाफ की हुज़ैफा साहब, ये बानी तो वो राजी तहरीक है। इंसाफ यानी इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो मुफाहमत चाहते हैं, तो फिर तो कल आप लोगों को उनकी मुलाकात करवा देनी चाहिए अंदर से, तो फिर अमन का पैगाम आएगा। नहीं, जाहिर है बानी तहरीक इंसाफ माजी में बिल्कुल नहीं चाहते थे। 9 मई 2023 उन्होंने ही करवाया। नहीं, मैं अभी की 26 बात नवंबर कर रहा हूं ना। 2025 मैं मुकम्मल कर लूं, 26 नवंबर 2025 उन्होंने ही करवाया। लेकिन जाहिर है कि सुबह का भूला शाम को लौटे से भूला नहीं कहते। अभी अगर वो ट्रैक पर आ चुके हैं तो ठीक है, अभी हम इसको जरा ऑब्जर्व कर रहे हैं सूरत हाल को। उनकी मुलाकातें जेल सुप्रीडेंट ने बंद की हैं, ठीक। उनका कंडक्ट ठीक होगा, वो बहाल हो जाएंगी। बाकी उनकी सजाएं हैं वो कोर्ट के अंदर अदालतों में लगेंगी। हाई कोर्ट अगर उनकी सजा को क्वैश कर देती है, चलें। क्योंकि अपील जो है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। बातचीत का ज़ाहिर रास्ता निकलना चाहिए और सियासतदान ही आपस में बैठ के बातचीत ठीक है। करते हैं। और एक बात में मैं अप्रिशिएट करूंगा, सुन लें आखिरी बात, बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर या जो भी ये रंग देते हैं, पहले इन्होंने जलसा मंसूख किया, इस बात को समझा कि तहरीक इंसाफ बाद में, पहले पाकिस्तान है, इमरान खान बाद में, पहले पाकिस्तान है। ठीक है। फिर इन्होंने वो जलसा मुंतकिल करके बनू ले गए। तो ये इनकी मेहरबानी है और इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई हम इन्हें किसी कमजोरी नहीं कहते, कोई इन्हें डर नहीं कहते, ये नहीं कहते कि डिफेंसिव हो बिल्कुल गए। ठीक है। चलें, ये इनकी मैं जरा मेहरबानी है, शिफा को भी शामिल करता हूं। शिफा, जिस तरह अभी हुज़ैफा साहब भी कह रहे थे कि पीटीआई की जानिब से शिफा एक गुडविल जेस्चर दिखाया गया, जलसे को कैंसिल किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है उस तरह की गुडविल नजर नहीं आई, मुलाकात नहीं करवाई गई। गुज़िश्ता रोज यानी मंगल को भी मुलाकात नहीं करवाई गई, अब हो सकता है कल मुलाकात करवाई जाए या ना करवाई जाए। आप कैसे देखती हैं इसे? मैं अतर साहब दोनों को, पीटीआई का भी मैंने मौकफ सुना नहीं, पर जोधा साहब के साथ भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। हुज़ैफा रहमान साहब के साथ मैं पहली दफा किसी प्रोग्राम में बैठी हूँ, उनके साथ भी अब आइंदा इंशाल्लाह इसी तरह का ताल्लुक रहेगा या रिस्पेक्ट का। मैंने दोनों की बातें सुनी। पीटीआई को तो ये बात मांगनी ही नहीं चाहिए कि हमारी खान से मुलाकात करा दें। पीटीआई का तो अटमोस्ट द मोस्ट जिसको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारे बानी की आंख ठीक नहीं है, उसको इलाज की सहूलत आप दे दें, हमसे बेशक ना मिलवाएं। अब तो पीटीआई को ये मौकफ इख्तियार करना चाहिए था अतर साहब। अब तो ये बातें पुरानी हो गई कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, 4 महीने हो गए। उसके बाद एक और सीरियस कंडीशन डेवलप कर गई जो कि इमरान खान के ब्लड क्लॉटिंग थी। उसके ऊपर पीटीआई को ये कहना चाहिए था कि नहीं हमसे मिलवाना, आपने मत मिलवाएं। उसने कहा जलसा मंसूख कर दो, आपने इस बात को अप्रिशिएट कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब अगर कोई गुडविल जेस्चर देना है तो उसकी मुलाकात पावे ना है, उसको अस्पताल पहुंचाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है क्योंकि इनके लीडर के लिए भी उसने ये काम किया था ना। नहीं, पर तो शिफा इनको भी को याद अभी रखना हुज़ैफा साहब ने चाहिए कि- बताया ना कि उनकी आंख तो ठीक हो चुकी है, वो उन्होंने तो अपनी आंख का जिक्र ही नहीं किया। हुज़ैफा साहब तो ये कह रहे हैं। अच्छा, उनकी ये बात, हाँ ये बात पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं अज़मा बुखारी साहिबा का भी एक सुन रही थी। हुज़ैफा साहब ने तो फिर भी बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की है कि उनकी आंख ठीक हो गई है। अज़मा बुखारी साहिबा ने तो ये कहा कि वो झूठा है, वो लंगड़ा होने की एक्टिंग करता था, उसको गोली भी नहीं लगी हुई थी। ये उन्होंने अपने वजीर ज़राअत के साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो मैंने उनका क्लिप सुना। वो कहती है वो झूठा है, उसकी आंख को कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि पीटीआई झूठ बोल रही है, इमरान खान झूठ बोल रहा है, तो अतर साहब आपको और 2-4 जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सहाफी मौजूद हैं उनको अस्पताल में सिर्फ ऑब्जर्व कराने के लिए ले जाएं, बात ना करवाएं। मैं दोबारा कह रही हूँ, बेशक मुलाकात ना करवाएं इमरान खान की, लेकिन ऑब्जर्व कराने के लिए ले जाएं। फिर इसका मतलब हुआ कि पिम्स के डॉक्टर भी झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब हुआ कि आपके अपने वजीर जो ये कह रहे थे कि उसकी आंख का मसला है और हम उनको बार बार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे थे। तो मैं अभी अज़मा बुखारी साहिबा की बात का जवाब दे रही हूँ कि वो ये कहती हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं सारे, इमरान खान समेत सारे झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान लंगड़ा होने की भी एक्टिंग करता था, उसको गोली भी कोई नहीं लगी थी। तो ये हाल है इनका इस वक्त। मुझे तो अज़मा साहिबा की बात सुन के ये डर लाहक हो गया था कि वो जो तौसा शरीफ में जो 300 बच्चों को एड्स फैला है, कहीं उस पर भी वो ये ना कह दे कि फेक न्यूज फैला रही है पीटीआई। तो ये इस वक्त आलम है दोनों जमातों का। इनको ये समझ ही नहीं आया कि ये पाकिस्तान में कितना बड़ा मोमेंट था और कितने बड़े मोमेंट का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता था पाकिस्तान की अंदर की सियासत के ऊपर भी। एक गुडविल कायम हुआ था, इमरान खान ने कहा भाई जलसा मंसूख कर दो। गवर्नमेंट को बिल्कुल ये चाहिए था, गवर्नमेंट ये ऑफर करती, अलीमा साहिबा को कहती या उनकी बाकी बहनों को कहती निकाल दे बेशक पार्टी को बाहर दरमियान से। गवर्नमेंट को चाहिए था, गवर्नमेंट उनको कहती कि हम इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। बेशक अगर शौकत खानम नहीं करते तो ठीक है, शौकत खानम का एक डॉक्टर आके पिम्स में या सीएमएच में या किसी और पाकिस्तान के अच्छे अस्पताल में जहां पर रेटिना की सारी सहूलत मौजूद हो, वहां पर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। जब तक उसका इलाज पूरा नहीं हो जाता हम उसको जेल में नहीं डालते। ये होना चाहिए था। ये पता नहीं कहां लगे हुए हैं कि उसने गुडविल दिखा दी, उसकी आंख ठीक हो गई। और भाई आंख ठीक नहीं हुई है, और अगर आंख ठीक हुई है तो ब्लड क्लॉट उसकी ठीक नहीं हुई है।
इस बात को समझने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा अगर खुदा ना खास्ता कोई काम खराब हो गया तो। ठीक है, चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो लोड शेडिंग पे भी बात करेंगे और कुछ और मौजूआत भी हैं, कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर करें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नईम हैदर पंजोता साहब, अब आगे आप लोगों ने क्या करना है? वैसे कल भी मुलाकात का दिन है, इस दफा जो लिस्ट आई है उसमें बड़े नाम है। पिछले दिनों तो ऐसे लिस्टें आ रही थी, लग रहा था कि बस वही खाना पूरी हो रही है, पता कि मुलाकात नहीं होगी। कल तो हामिद खान साहब भी आ रहे हैं, इंतजार पंजोता भी हैं, उसके साथ साथ दीगर जो आपकी लीडरशिप है वो भी है। पर ओवरऑल एहतजाज क्या करना है, आगे चीजें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, साल डेढ़ साल से जो नाम जा रहे थे, जुमरात को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म भी था। उसके बावजूद 3 मेंबर बेंच के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालते हुए सारी कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें हम मुख्तलिफ वर्कर्स के भी नाम डाल देते थे, MPs वगैरह के भी नाम डाल देते थे, या टिकट होल्डर्स की भी डाल देते थे, ताकि सारे लोगों को एक अकोमोडेशन हो जाए कि आपका लिस्ट में भी नाम भिजवाया गया और आगे पता होता था कि क्या होना है। दूसरी तरफ यह है कि हम अब 19 तारीख को मर्दान के अंदर जलसा करने जा रहे हैं। उसके बाद आज मेरी सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई और हम AJK का भी सोच रहे हैं कि AJK के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट भी की जाए और वहां पर जलसे का जो है वहां भी आजाद कश्मीर के अंदर, और वो जब फाइनल हो जाएगी डेट वगैरह तो हो सकता है 19 तारीख को सुहेल अफरीदी साहब ऐलान भी कर दें। इसी तरह जो ये जुम्मा आ रहा है, जुम्मे के रोज पूरे पाकिस्तान से तमाम वकला का जिरगा जो है वो बुलाया है और मुख्तलिफ बार्स के अंदर भी जा रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमों को, मुख्तलिफ जो जितने भी मुख्तलिफ विंग्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा और लोगों से मुलाकातें की जाएंगी और बेसिकली ये एक मोमेंटम कायम करना है, मोमेंटम बनाना है। एक लायामल के साथ ये पार्टी पूरी डिसाइड करेगी कि इस तरीके से लायामल बना के इस्लामाबाद मार्च करना है, 10 दिन के अंदर पहुंचना है, 15 दिन के अंदर पहुंचना है, किस तरीके से प्रेशर डेवलप होगा और वो स्ट्रेटजी जब सामने आएगी तो आपके सामने सारा मौका। अच्छा, ज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से खबरें आ रही थी कि जमात उनसे नाखुश है और उनकी क़यादत उनसे लेना चाहती है और कोई इंडिपेंडेंटली जमात फैसले करना चाहती है। नहीं, देखिए, असल मामला ये था कि जाहिर बात है सुहेल अफरीदी क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो तमाम तर मामलात को वो लीड करते थे। तो बतौर चीफ मिनिस्टर जब इन पे जिम्मेदारी आई तो उन्होंने कहा जी कि मैंने लीड करना है मामलात को। लोग कह रहे हैं, हर बंदा जो है सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद कर रहा है, तो खान साहब की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि आप इन दोनों जो रहनुमाओं को मैंने टास्क दिया हुआ है, पोजीशन लीडरान तरीके तफज़ैन की क़यादत, इनके पीछे आपने लगना है। सब पार्टी ने वो जो डिसाइड करेंगे, मुतफ़िक़ा तौर पर पॉलिटिकल कमेटी जो डिसाइड करेगी, बामी मुशावरत के साथ आप आगे बढ़े। फर्द वाहिद जो है वो कोई डिसीजन ना ले जिसमें जो है फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी तरफ जो बात आपने की है, जो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमारे पास, उज़ैफा साहब ने कहा कि इतने रिजर्व्स हैं, तो आपने मुल्कों से कर्जा लेकर आपने रिजर्व बनाए हुए हैं, क्या आपके पास अपने पैसे हैं? इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को इन्होंने कहा है कि वो गारंटी दे कि हमने चाइना से जो है वो कर्जा लेना है। आपकी गारंटी को नहीं मांग रहा, इस नैज के ऊपर आप लेकर आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है मामला। भाई 40 साल से आप इक़्तिदार के अंदर हैं। आज जो मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली का मामला है, पेट्रोल डीजल, जो भी चीजें, जो भी कीमत आती है उसमें ये अपने पैसे बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह 15 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट करूंगा। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर, शेड्यूल, ये मैं आज एक चार्ट बनाया और मैंने फेसबुक पे लाया जिसकी लोगों ने बड़ी पजीराई की। मैंने कहा जी कि आज जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक 7 बजे बिजली बंद होती है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल। 8 बजे कारोबार बंद होता है, 9 बजे गैस बंद होती है, 10 बजे तमाम होटल, शादी हाल बंद होते हैं, 11 बजे आवाम को कमरों में बंद किया जाता है और 12 बजे फिर लाइट ला ली जाती है। और मेरे ख्याल में उज़ैफा साहब की भी बिजली चली गई है इस रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, आपकी पिछले प्रोग्राम के अंदर चली गई और बंद मीटर के, बगैर बिजली को इस्तेमाल के आप जगह टैक्स दे रहे हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्तात है बिजली बनाने की, आप उसका रेट दे रहे हैं। आप ये नहीं है कि आप 1 यूनिट सर्व करेंगे तो आपको 3 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए कीमत देनी पड़ेगी, बल्कि आप 1 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, 3 रुपए कम अज कम जो है वो यूनिट की आपको जो है वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर भी नहीं है। उज़ैफा साहब, आपकी तरफ बिजली है, ये क्या मसला है? और ये जो लोड शेडिंग का मसला है, ये क्यों शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया कालिद साहब। मैं लोड शेडिंग के मसले पर भी आता हूँ, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब ने हमेशा से रटा रटाया सबक जो है वो आपको सुनाया और मैं उसमें जाए बगैर, हमारी हुकूमत ने कभी दावा नहीं किया कि मैं इनके इन्हीं लीडर के बारे में मुराद से कहते कि इमरान खान आएगी इनके और वो 200 अरब डॉलर आएंगे और 100 अरब डॉलर हम IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर। जब इनकी हुकूमत खत्म हुई, यानी अदम एतमाद, अप्रैल की बात है, मैं मई को नहीं छोड़ता, जून को जरा जो पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई थी, कुछ लोन्स वापस करने के बाद जून 2023 में, सबको पता है, इस पे सब मुत्तफिक है, कोई, मैं ये नहीं कह रहा कोई ये खा गया कोई खा गया, हमारी इस तरह की आदत नहीं है।
ज़ाहिर है हम सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें पता है कि स्टेट बैंक का अकाउंट 1 जो है वो कैसे ऑपरेट होता है। तो $4 अरब के आपके रिजर्व थे और बानी तहरीक इंसाफ ने इसीलिए कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, और आज आपके रिजर्व जो है वो 19 या 20 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं। तो आप मेहरबानी फरमाते हुए जब आप कोई बात करते हैं तो खुद हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, कोई लॉजिकल बात जरूर किया करें, ये जरूर कहें कि इन रिजर्व को मजीद ऊपर जाना चाहिए। आपने लॉकडाउन की बात की, चूंकि आप मईशत से हुकूमत चलाने के हवाले से अलिफ बे से आशना नहीं है, कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो लॉकडाउन कर दे। सबको पता है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का जो डिफरेंस है अगर वो बढ़ जाएगा तो लामहला पाकिस्तान की मईशत, कमजोर मईशत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपने ये देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ऊपर लेकर गए, फिर नीचे लेकर आए। लॉकडाउन भी इसीलिए किया कि ताकि कम इस्तेमाल हो पेट्रोलियम मसनूआत, ताकि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का डिफरेंस है, खासतौर पर इंपोर्ट जो है उस पर फर्क ना पड़े। और लोड शेडिंग की भी मेन बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे आपके जो बिजली घर हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत, क्रूड ऑयल वगैरह पर चल रहे हैं, तो जरा उसकी भी इंपोर्ट मुतासिर हुई है। तो गुजारिश ये है कि आप रटा रटाया सबक सुना दें कि ये हो गया, वो हो गया, 8 बजे ये कर दिया। आप हम पे जरूर लॉजिकल तनकीद करें, जिसके बाद हम नॉकआउट हो जाएं और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने लॉजिकल बात की है, पढ़ी लिखी बात की है। अगर बात ये कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, मैं अभी आपको बताऊं कि श्रीलंका की सूरत हाल ये है कि वहां पर टोकन इशू कर दिए उन्होंने, तब जो है ना टोकन के ऊपर पेट्रोल डलवाया जा रहा है। फिर भी आपके मुल्क के अंदर हालात बेहतर है, आपका मुल्क पूरी दुनिया का एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है और पूरी दुनिया जो है आपसे एक तवक्को लगा रही है कि ग्लोबल पीस का जो है वो उसमें मेंटेन करने का सबब बनेंगे। एक आपके ब्रदर मुल्क ने अगर आपसे पैसों की डिमांड की तो दूसरे ब्रदर मुल्क आपके साथ खड़ा हो गया। आपको पॉजिटिव बात करनी चाहिए। हालांकि आप खुद 4 साल हुकूमत के अंदर, हुज़ैफा भाई, क्वेश्चन ये है ना कि ब्रदर मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना ब्रदर मुल्क, उसके ऊपर लोग थोड़ा सी तनकीद करते हैं। आपको अदर काज़मी साहब ये मेरा क्लिप आप संभाल कर रख लें, आप ये क्लिप चलाया करेंगे, जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही होगी तो आप इंशाअल्लाह ताला हमारे मैं तो चाहता हूं कि आप $50 बिलियन मुझे गलत साबित करें, इंशाअल्लाह जरूर होगी, हमारी भी यही ख्वाहिश है। जब हुकूमत शहबाज रिजीम जब खत्म होगा 2029 में इंशाअल्लाह ताला $50 अरब से हमारे ऊपर रिजर्व होंगे और वो लोन या पार्किंग वाले पैसे नहीं। मैं जरा शिफा से बात कर लूं, क्योंकि ये $50 अरब के अगर रिजर्व हुए तो ऑब्वियसली फिर सारे ही पूरी कौम का ही फायदा होगा। तो शिफा, आप तैयार हैं कि जब ये हुकूमत खत्म होगी $50 अरब के रिजर्व होंगे और एक तरक्की की आपको एक तस्वीर नजर आएगी यहाँ पे, आप समझती हैं कि ऐसा ही होगा? अदर साहब, अगर ऐसा हुआ ना तो आपके शो पे ये मैं वादा करती हूँ हुज़ैफा साहब से भी, गवर्नमेंट से भी, कि 10 दिन तक, पूरे 10 दिन तक रोजाना इस चीज की ट्वीट किया करूंगी मैं कि नून लीग ने डिलीवर किया जो वादा करके गए थे। मैं आपको बताऊं अथर साहब, इकोनॉमी जाहिर है हमारा कोई बहुत, मैं कम से कम बहुत करीब से उस तरह से फॉलो नहीं करती, एक्टिव नहीं हूं, मेरे हैंडल को आपने फिर उठाना है। सॉरी, मेरा नाम लाजमी लिखना है, आपको टैग करके करेंगे ना वो, मैंने लिखना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हुज़ैफा साहब के नाम के साथ ट्वीट होगी और 10 दिन तक लगातार होती रहेगी। ये आप रख लें क्लिप अपने पास, ये अगर ट्वीट कर दें जाहिर है खुशी होगी ना, जाहिर है हमारा मुल्क आगे तरक्की कर रहा होगा, चाहे कोई भी डिलीवर करे, बात तो मुल्क की है, खुशी होगी, हमें भी होगी जाहिर है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है अथर साहब के डिप्लोमेसी के फ्रंट पर अगर आप 100% भी परफॉर्म कर जाएं और अगर गवर्नेंस में या लोकल आपकी जो डिलीवरी है वो ना उस तरह से परफॉर्मेंस हो रही हो, तो इलेक्शन में लोग सिर्फ इस चीज के ऊपर आपको वोट नहीं डालेंगे कि आपने डिप्लोमेसी में बहुत कमाल काम किया। दूसरी चीज ये है कि डिप्लोमेसी होना बाहर की दुनिया के लिए और अपने दुनिया के लिए, अपने मुल्क के अंदर जो मामलात होते हैं वो अकाउंटेबिलिटी से चलते हैं, रूल ऑफ लॉ से चलते हैं, वो आपकी गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं वो उस तरह से चलते हैं, लोगों के अवाम के मैंडेट से चलते हैं। कल की मैं खबर देख रही थी कि गंगाराम अस्पताल ने पंजाब हुकूमत से 60-70 करोड़ रुपए मांगे हैं ये अपनी तनख्वाहों वनख्वाहों और बजट के लिए, और उन्होंने आपको पता है कितना अप्रूव किया है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60-70 अरब करोड़ रुपए उन्होंने मांगे। गंगाराम पुराना लाहौर का कदीम तरीन अस्पताल है, उसके साथ तारीख मंसूब है, उन्होंने उनके लिए तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए अप्रूव किए। कहां 70 करोड़ और कहां 1.5 करोड़? तो ये आपकी हालत है और आप कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं और हम बहुत, जब डिलीवर करना होता है ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अमेरिका की। हालांकि हमारा अमेरिका से या किसी भी मुल्क से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपको सिमत नजर आ जाती है। मैं इस चीज में बिलीव नहीं रखती, ना इमरान खान की बात के ऊपर मैं बिलीव रखती थी, ना इनकी बात के ऊपर बिलीव रखती हूँ कि 100 डेज प्लान हम 100 दिनों में कर देंगे। नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इतनी पुरानी बोसीदा किस्म की प्रॉब्लम्स हैं कि वो 100 दिन में कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता, एक हुकूमत में भी नहीं सॉल्व कर सकता, ये भी मैं मानती हूँ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, उस वक्त अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन में था, पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन फेस कर रही थी, अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा था
और 100 दिनों में आके उसने उस बैंकिंग सिस्टम को जो अमेरिका का कोलैप्स कर रहा था, सिर्फ 100 दिन में, ये गिवन स्टेटमेंट है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, 100 दिनों में उसने वो डीस्टेबलाइज्ड कोलैप्सिंग बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज कर दिया था। उसने वो स्टिंट दे दी थी जिसने बाद में अमेरिका को थ्रू आउट द पीरियड उस ग्रेट डिप्रेशन से भी निकाला और अमेरिका को एक सही रास्ते के ऊपर भी डाला। तो आपको हुकूमतों के वक्त के गुजरने से पता चल जाता है कि इनकी सिमत क्या है। 4 साल हो गए तकरीबन, 2022 में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और ये कहकर उल्टा था कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर इमरान खान हुकूमत में रहा। और इमरान खान के जाने के बाद इनके अपने वजीर ने ये बात की कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट के करीब नहीं था। मोहम्मद जुबैर की बात कर रही हूं मैं, उन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पे की कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट के करीब नहीं गया इमरान खान के दौर में। खैर जो भी हुआ उसके बाद 4 साल हो गए, 2022 से 2026 तक। अल्लाह करे कि चाहे जो भी डिलीवर करे, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की बात है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन अंधेरों से, इन रोशनियों, जिस तरह से एक मुल्क हुआ को होना चाहिए उस किस्म की सिमत के ऊपर चढ़े। चाहे जो भी चढ़ाए, मेरी दुआएं हैं इनके लिए भी हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भी हैं। उनका लीडर एक तकलीफ से गुजर रहा है, मेरी उनके लिए भी दुआएं हैं। एज अ पाकिस्तानी, ये नहीं हम कह सकते सहाफी के दिल में जज्बात नहीं होते। एज अ पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तान का दर्द भी फील होता है, मुझे इनके लीडर का दर्द भी फील होता है, लेकिन इनको बैठकर इस मसले का हल निकालना है। ये ना समझें कि डिप्लोमेसी के फ्रंट पर 100% परफॉर्म करके अंदर अपने मुल्क में भी 100% परफॉर्मेंस होगी, नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। शिफा, थैंक यू वेरी मच। और हुज़ैफा साहब, नईम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।